ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में हम क्या पढ़ रहे थे? फ्रीक्वेंसी रीयूज को पढ़ रहे थे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी रीयूज किस तरीके से होता है, क्यों होता है? सबसे मेन चीज जो थी वो क्या है कि भाई फ्रीक्वेंसी को रीयूज करने की जरूरत क्या पड़ती है, क्यों पड़ती है? तो फ्रीक्वेंसी को रीयूज करने की जरूरत इसके लिए पड़ती है क्योंकि फ्रीक्वेंसी क्या है, लिमिटेड है। उसको टेक्निकली क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रल कंजेशन। स्पेक्ट्रल यानी फ्रीक्वेंसी बैंड जो मोबाइल कम्युनिकेशन के लिए अलॉट किया गया है वो क्या है, बहुत लिमिटेड है। और यूजर की डिमांड जो है वो ज्यादा है। तो लिमिटेड सबको एक एक फ्रीक्वेंसी देंगे कॉल करने के लिए, एट ए टाइम सब लोग कॉल करेंगे तो क्या होगा? कॉल ब्लॉक हो जाएगा, कॉल लगेगा नहीं। तो ऐसा ना हो उसके लिए फिर क्या किया उन्होंने? यूजर को सेटिस्फेक्शन सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, यूजर को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने फिर फ्रीक्वेंसी रीयूज का कॉन्सेप्ट लेकर आए। तो फ्रीक्वेंसी रीयूज के कॉन्सेप्ट के लिए उन्होंने सबसे पहले सेल की साइज छोटी की, टावर की हाइट कम की और ट्रांसमिटिंग पावर जो था उसको भी उन्होंने रिड्यूस किया क्योंकि साइज कम हो गई। उसके बाद उन्होंने पूरा स्पेक्ट्रम जो है उसको एक क्लस्टर में डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर वही क्लस्टर को जहां जहां पे भी नेटवर्क उनको कवर करना है उसका रेप्लिका करते गए। ठीक है, तो ये 1 2 3 लिख के भी हम ये क्लस्टर बना सकते हैं या ये ABCD लिख के भी हम क्लस्टर बना सकते हैं। इसके अंदर क्या होता है? को चैनल सेल होते हैं। को चैनल सेल मतलब ये ई है, तो ई जो सेल है उसके पास जो ग्रुप ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी है वही सेम सेट ऑफ ग्रुप ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी ये ई के पास भी है। तो ये दोनों सेल क्या हो गए? को चैनल सेल हो गए। तो एग्जाम में इसके कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए पूछता है और इसका पैटर्न बनाने के लिए पूछता है। तो जब फ्रीक्वेंसी रीयूज का आप लिखेंगे आंसर तो ये फॉर्मूले लिखना जरूरी है कि C इज इक्वल टू M इंटू के इंटू एन होता है। ठीक है, क्लस्टर साइज कम करेंगे तो ज्यादा क्लस्टर लगेंगे, जो हमने यहाँ देखा था। अगर हम क्लस्टर साइज को कम करेंगे, इफ द क्लस्टर साइज n इज रिड्यूस, अगर क्लस्टर साइज कम होगी और सेल का डायमीटर हम कांस्टेंट रखेंगे तो हमको ज्यादा क्लस्टर लगेंगे और उसकी वजह से क्या होगा? को चैनल सेल के बीच में डिस्टेंस जो है वो भी क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा, कैपेसिटी भी बढ़ेगी। और अगर हम क्लस्टर की साइज को कम कर देंगे तो को चैनल सेल के बीच में जो डिस्टेंस है वो कम हो जाएगा और इंटरफेरेंस के चांसेस ज्यादा रहेंगे। स्मॉल क्लस्टर, छोटा क्लस्टर रहेगा। A small cluster size that co-channel cell are located much close together. क्लस्टर की साइज अगर स्मॉल रहेगी तो को चैनल सेल जो है वो एक दूसरे के करीब करीब रहेंगे, और क्लस्टर की साइज अगर बड़ी रहेगी तो को चैनल सेल जो है वो एक दूसरे से क्या रहेंगे? दूर दूर रहेंगे। लार्ज क्लस्टर साइज, स्मॉल क्लस्टर साइज, लार्ज क्लस्टर साइज, दिख रहा है ना? तो यहाँ पर को चैनल सेल के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या रहेगा? लार्ज रहेगा। तो जितना को चैनल सेल के बीच में डिस्टेंस ज्यादा रहेगा उतना इंटरफेरेंस के चांसेस क्या रहेंगे? कम रहेंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा। इंटरफेरेंस जो है वो कभी भी जीरो नहीं होगा, उसकी एक मिनिमम वैल्यू रहेगी। जितना हम वो मिनिमम वैल्यू को हम क्या कर सकते हैं? टॉलरेबल रख सकते हैं, यानी उतना चलेगा। जैसे हम रजिस्टर में रजिस्टर की कलर कोड रजिस्टर की वैल्यू फाइंड करते हैं तो कैसा प्लस माइनस रहता है उसमें लास्ट में, सिल्वर बैंड, गोल्डन बैंड। तो प्लस माइनस यानी 1 किलो ओम का रजिस्टर है तो 1.01 भी रहा तो भी चलेगा, या 0.99 किलो ओम रहा तो भी चलेगा। ठीक है, तो इतना टॉलरेंस चलेगा। तो उसी तरीके से इंटरफेरेंस की भी एक वैल्यू रहती है। तो मिनिमम अगर इतना इंटरफेरेंस है जो हमारे सिस्टम को खराब नहीं करेगा या नेग्लिजिबल रहेगा, अननोटिसेबल रहेगा यूजर को, तो क्या होगा? उतना इंटरफेरेंस चलेगा। बाकी आईडी प्रैक्टिकली इंटरफेरेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद ये तो ये सब तो हम पढ़ चुके थे, थोड़ा हाइलाइट्स मैंने कर लिया, ऊपर ऊपर के पॉइंट्स जो लोग थे लेक्चर में थे। जो लोग लेक्चर में होंगे उन लोगों को रिवाइज हुआ रहेगा। जो लोग लेक्चर में नहीं बैठे थे पिछले 2 3 लेक्चर में उनके लिए थोड़ा डिफिकल्ट होगा।
ठीक है, ये फिर और एक क्वेश्चन, एडवांटेजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी रियूज पूछा है और क्लस्टर साइज ड्रॉ करने के लिए बोला था 7 12, कि किस तरीके से उसको ड्रॉ करते हैं उसका प्रोसेस भी हमने देखे थे। ये फॉर्मूला है उसका, क्लस्टर साइज दी हुई रहेगी, क्लस्टर साइज के ऊपर से हमको आई और जे की वैल्यू निकालना है। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर 12 का दिया है, n इज इक्वल टू 12, तो आई और जे की वैल्यू हमने निकाले। फिर यहाँ पर 7 का दिया है तो आई और जे की वैल्यू निकाले। उसी तरीके से यहाँ पे 19 का दिया है तो आई और जे की वैल्यू ये रहेगी, आई और जे, आई इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू जे, जे बड़ा नहीं रहेगा आई से, इतना ध्यान में रखना है। जे इज ऑलवेज लेस देन और इक्वल टू आई। ठीक है, या तो दोनों सेम रहेंगे या जे हमेशा आई से क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, उसका प्रोसेस था, वो प्रोसेस को हमने देखे थे कि पहले आई सेल ट्रैवल करना है कोई भी डायरेक्शन में, उसके सेंटर से हमने लिए, पहले हमको आई सेल ट्रैवल करना है, फिर आई सेल ट्रैवल करने के बाद ये यहाँ से आई सेल ट्रैवल करना है, फिर वहां से एंटी क्लॉकवाइज 60 डिग्री लेना है और वहां से जे की जो वैल्यू रहेगी उतना सेल को ट्रैवल करना है। तो जो जहां पर हम पहुंचेंगे वो हमारा क्या रहेगा, वो चैनल सेल रहेगा। तो उसी तरीके से हेक्सागोनल शेप है तो कोई भी उसके 6 साइड है तो 6 साइड में से कोई भी एक डायरेक्शन आप चूज कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद अभी ये हमारा आज का नेक्स्ट टॉपिक है, चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी, चैनल मतलब फ्रीक्वेंसी, जो सेल को फ्रीक्वेंसी असाइन की जाती है टोटल स्पेक्ट्रम में से, तो उसको असाइन करने के लिए क्या किया जाता है। ठीक है, ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं हमारे ये टॉपिक को। ध्यान से सुनो, ये थोड़ा थ्योरेटिकल टॉपिक है पूरा का पूरा, इसमें कोई डायग्राम नहीं है। ठीक है, अब चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी जो है, तो इसमें मोस्टली क्या करते हैं कि भाई चैनल जो है, जैसे हमने ऊपर क्लस्टर में देखे थे, ये जो क्लस्टर का जो डायग्राम है इसमें हमने जो देखे थे, अब टोटल स्पेक्ट्रम जो है उसको हमने यहाँ पर ये n इज इक्वल टू 7 के एग्जाम्पल को हम पकड़ के चलते हैं। ठीक है, n इज इक्वल टू 7 का जो एग्जाम्पल है उसको हम लेके चलते हैं। तो n इज इक्वल टू 7 में क्या है, 7 सेल का एक क्लस्टर है। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो हमने 1 नंबर के सेल को असाइन किया है, 2 3 4 5 6 7, सातों के सातों सेल को हमने क्या असाइन किया है, ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल असाइन किए। टोटल स्पेक्ट्रम जो था उसमें से ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स जो है वो 7 सेल के बीच में हमने क्या कर दिए, डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। तो ये फ्रीक्वेंसीज जो हमने सेल को, इंडिविजुअल सेल को असाइन किए हैं, वो दो तरह की होती है। एक होती है फिक्स्ड, यानी परमानेंटली वो सेल, वो फ्रीक्वेंसी जो है वो वही सेल के पास रहेगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपने 1 नंबर के सेल को कोई फ्रीक्वेंसी असाइन कर दी, तो वो ग्रुप ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो 1 नंबर के सेल के पास ही रहेगी। 2 नंबर के सेल को आपने जो ग्रुप ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी असाइन की वो 2 नंबर के पास ही रहेगा। अब देखो यहाँ पर ये सेल के अंदर जितने भी यूजर रहेंगे, मान लो फॉर एग्जांपल 1000 यूजर है, तो 1000 यूजर में से 500 यूजर जो है वो कॉल कर रहे हैं, तो 500 रेडियो चैनल जो है वो क्या हो रही है, यूटिलाइज हो रही है। बाकी 500 रेडियो चैनल जो है वो ये सेल के पास क्या है, रिजर्व्ड है, अनयूज्ड है, अभी फिलहाल उसका यूज नहीं हो रहा। मगर यहाँ पर सेकंड केस, ये 2 नंबर के पास भी 1000 रेडियो चैनल है। ठीक है, अब यहाँ पर यूजर जो है वो मोर देन 1000 यूजर जो है वो एट ए टाइम क्या कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं। तो 1000 फ्रीक्वेंसी तो इस सेल के पास है, तो वो 1000 पूरी की पूरी फ्रीक्वेंसी 1000 यूजर को असाइन कर देगा। ठीक है, मगर 1000 के बाद जो एक्स्ट्रा यूजर जो है, जो 1001 1002 उसके आगे के जितने यूजर हैं जो कॉल करना चाहते हैं, उनको देने के लिए इस सेल के पास फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी। ठीक है, तो सिचुएशन कैसी है कि यहाँ पे जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे ज्यादा लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पर जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे आधे लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। तो आधी चैनल जो है वो यहाँ पर क्या है, रिजर्व पड़ी है, यानी जिसको हम अनयूज कह सकते हैं। तो फिक्स असाइन चैनल में क्या होगा कि ये सेल की जो फ्रीक्वेंसी है वो इसी के पास रहेगी, उसको वो सेल के यूजर जो है वो यूज करे नहीं करे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, और अगर आपको सेकंड सिनेरियो में क्या दिख रहा है कि भाई यहाँ पर यूजर का डिमांड ज्यादा है मगर फ्रीक्वेंसी कम पड़ रही है, फिर भी उसके बावजूद भी ये सेल कुछ नहीं कर पाएगा, तो यूजर को क्या होगा, उस पर्टिकुलर टाइम पे सर्विस नहीं मिलेगी। ठीक है,
तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डिमांड ज्यादा है क्योंकि कॉल ज्यादा लग रहे हैं, और यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का डिमांड कम है क्योंकि यहाँ पर इस टाइम पे कॉल कम लग रहे हैं। तो फिक्स असाइन चैनल का ये इशू है। अगर हम इसको डायनामिक कर देते हैं, अगर हम इसको क्या करते हैं, डायनामिक कर देते हैं, तो डायनामिक चैनल असाइनमेंट में क्या होता है कि मान लो जैसे मैंने आपको सिनेरियो बताया कि यहाँ पर ज्यादा चैनल का रिक्वायरमेंट है, तो ये 2 नंबर का सेल जो है वो क्या करेगा, अपने नेबरिंग सेल को पूछेगा। अब इसका नेबरिंग सेल कौन है, इसका पड़ोसी कौन है, ये 3 नंबर का सेल है, 1 नंबर का और 7 नंबर का, ये तीनों भी जो है वो इसके क्या है, नेबरिंग सेल है। तो ये तीनों सेल को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई आपके पास जितने भी अनयूज रेडियो फ्रिक्वेंसी है उतनी आप मुझे दे दो। अब इसको मान लो 100 रेडियो फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ रही है या 50 रेडियो फ्रिक्वेंसी की जरूरत पड़ी है, तो ये तीनों रिक्वेस्ट, ये तीनों नेबरिंग सेल को वो रिक्वेस्ट भेजेगा। अब ये 1 नंबर के पास 500 रेडियो फ्रिक्वेंसी जो है अनयूज्ड है, 500 यूज हो रही है, 500 अनयूज है क्योंकि उतनी ट्रैफिक नहीं है उस सेल के अंदर। तो ये क्या करेगा, अपने 500 जो उसके पास बैलेंस रेडियो फ्रिक्वेंसी है उसमें से 50 या जितना भी इसका रिक्वायरमेंट रहेगा उतनी थोड़ी रेडियो फ्रिक्वेंसी इसको असाइन कर देगा। तो ये डायनामिक चैनल एलोकेशन है। डायनामिक चैनल एलोकेशन में हमने हर इंडिविजुअल सेल को कुछ फ्रीक्वेंसी असाइन की है, बट जरूरत पड़ने पर हम नेबरिंग सेल से वो फ्रीक्वेंसी क्या कर सकते हैं, बोरो कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, वो बोरो कर सकते हैं। तो उसको बोरोविंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक डिफरेंस है को चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी में, ये पॉइंट जो है वो ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर हम उसको थोड़ा वर्ड टू वर्ड देख लेते हैं। उससे क्या होगा, जो फ्रीक्वेंसी जो हमारी अनयूज पड़ी हुई थी उसका जो यूटिलाइजेशन जो है वो एफिशिएंट हो जाएगा। ठीक है, उसका यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ जाएगा, और हमारा जो यूजर को जो सर्विस नहीं मिल रही थी वो भी सर्विस भी मिल जाएगी, और फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम जो है उसका यूटिलाइजेशन भी बढ़ जाएगा। तो ये चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो 2 तरीके से होती है, फिक्स्ड और डायनामिक। फिक्स्ड और डायनामिक। फिक्स में इन शॉर्ट क्या रहेगा कि जो सेल को आपने अलोकेट कर दिया ग्रुप ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो उसी के पास रहेगी। और जिसको डायनामिक के अंदर क्या होगा, आपने असाइन कर दिया उनके पास तो रहेगी, मगर जरूरत पड़ने पर वो दूसरे से बोरो भी कर सकता है, या खुद जो सेल है वो उसको डोनेट भी कर सकता है जिसके पास एक्स्ट्रा में है, अनयूज्ड है। ठीक है, the channel assignment strategy can be classified as a either or dynamic. The choice of channel assignment strategy impacts the performance of the system. ठीक है, channel assignment strategy से पूरा सिस्टम का परफॉर्मेंस जो है वो जज किया जाता है। So particularly to how cells are managed when a mobile user is hand off from one cell to another cell. खास करके ये चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी का परफॉर्मेंस जो है वो हैंड ऑफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। ठीक है, एडवांटेजेस क्या है, ये डायनामिक का एडवांटेजेस क्या है कि भाई चैनल स्पेक्ट्रम जो है उसका यूटिलाइजेशन जो है वो एफिशिएंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये उसका सबसे मेजर एडवांटेज है। फिक्स में क्या होगा, यूटिलाइजेशन कम हो जाएगा, क्योंकि अगर यूजर यूज नहीं कर रहे तो वो चैनल एज इट इज पड़ी रहेगी। ठीक है, तो इससे अच्छा है कि जहां पर ज्यादा डिमांड है हम उसको वहां पर डोनेट कर सकते हैं। तो डायनामिक वाला जो है वो मोस्टली यूज होता है अभी फिलहाल। In a fixed channel assignment strategy, each cell is allocated a predetermined set of voice channel. Any call attempt within the cell can only be served by the unused channel in that particular cell. ठीक है, फिक्स चैनल में क्या होगा कि each cell is allocated a predetermined, पहले से एक सेट उनको दे दिया गया है वॉइस चैनल्स का। ठीक है, कोई भी कॉल अगर उस पर्टिकुलर सेल के अंदर लगता है तो वो जो अनयूज्ड चैनल जो है उस सेल के पास जो फ्री है उसी में से वो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, उसको अलोकेट होगी। इफ ऑल द चैनल्स इज इफ ऑल द चैनल्स इन दैट सेल्स आर ऑक्यूपाइड, पूरे के पूरे चैनल जितने हमने प्री डिटरमाइंड सेट ऑफ वॉइस चैनल उसको दिए थे, अगर पूरे के पूरे वो ऑक्यूपाइड हो जाते हैं, पूरे के पूरे वो यूटिलाइज हो जाते हैं, तो अभी उसके बाद जो नेक्स्ट कोई सब्सक्राइबर है, नेक्स्ट कोई यूजर है, वो कॉल करना चाहेगा या उसको कोई कॉल आने वाला रहेगा, तो वो कॉल उसका क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, several variations of the fixed assignment strategy exists. फिक्स असाइनमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर बहुत सारे उन्होंने फिर बाद में क्या किए थे, मॉडिफिकेशन किए थे। उसमें से एक मॉडिफिकेशन क्या था, उसको कहते थे बोरोविंग स्ट्रेटेजी। उसको क्या कहते थे, बोरोविंग स्ट्रेटेजी। वो क्या होता है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर हम वर्ड टू वर्ड उसको देख रहे हैं। अ सेल इज अलाउड टू अ बोरो चैनल फ्रॉम अ नेबरिंग सेल इफ ऑल ऑफ इट्स ऑन चैनल्स आर ऑलरेडी ऑक्यूपाइड। जैसे मैंने कहा था कि भाई 2 नंबर का जो सेल है उसके पास पूरे रेडियो फ्रिक्वेंसीज खत्म हो गए, तो वो क्या करेगा, अपने नेबरिंग सेल, तो ये तीनों उसके क्या है, नेबरिंग सेल है, ये तीनों में से किसी के पास भी वो क्या करेगा, फ्रीक्वेंसी बोरो करने की रिक्वेस्ट भेजेगा। आप बोलेंगे ये भी उसके बोरोविंग सेल है, यहाँ पे भी वो कर सकता है, मगर हमने
ये तीनों को मैंने क्यों बताया, क्योंकि ये पूरा मिलकर एक क्लस्टर है, ठीक है। ये हमारा पूरा क्या है, एक 7 n इज इक्वल टू 7 का क्या है, ये पूरा क्लस्टर है। तो पहले वो ये तीनों जो उसके क्लस्टर के अंदर के जो है उसको पहले वो क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा, ठीक है। The mobile switching center MSC supervise such borrowing procedure and ensure that the borrowing of a channel does not disturb or interfere with any of the calls in a progress in the donor set, ठीक है। ये जो बाजू वाले नेबरिंग सेल से फ्रीक्वेंसी बोरो करके यूज करना है, ये प्रोसीजर को पूरा कौन एग्जीक्यूट करेगा, एमएससी एग्जीक्यूट करेगा, मोबाइल स्विचिंग सेंटर जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तीन मेजर एलिमेंट है हमारे अभी तक जो हमने देखे 2G सेलुलर सिस्टम में, एक तो मोबाइल फोन, दूसरा बेस स्टेशन और तीसरा एमएससी। तो ये जो बाजू वाले सेल से फ्रीक्वेंसी बोरो करके लेना है और उसको यूज करना है, ये फंक्शन, ये टास्क को एग्जीक्यूट कौन करेगा, हमारा एमएससी करेगा, ठीक है। और उसमें ये ध्यान में रखना है कि जो नेबरिंग सेल से हम फ्रीक्वेंसी बोरो कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी जो है फ्री होनी चाहिए, अनयूज्ड होनी चाहिए, ठीक है। उसके पास स्पेयर में पड़ी रहनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो डोनर सेल जो है हमारा नेबरिंग सेल, उसमें कोई कॉल चालू है और उसकी फ्रीक्वेंसी छीन के इसको दे दी, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। फर्स्ट इट विल चेक वेदर that frequency is used or unused. If it is unused, then and only then the donor cell will give the frequency to its neighboring cell. Understand? अब डायनामिक के अंदर देखो, इन अ डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी द वॉइस चैनल्स आर नॉट अलोकेटेड टू डिफरेंट सेल परमानेंटली। जो चैनल्स है वो परमानेंटली सेल को नहीं दी जाती, टेम्पररी दी जाती है, ठीक है। इंस्टेड ईच टाइम अ कॉल इज रिक्वेस्ट इज मेड, जब भी कॉल कोई भी सेल में से जब भी कोई कॉल करना चाहेगा, द सर्विंग बेस स्टेशन रिक्वेस्ट अ चैनल फ्रॉम एमएससी। उस टाइम पे कॉलिंग का प्रोसीजर कैसा होगा कि अगर कोई भी सेल में से कोई भी यूजर अगर फोन करना चाहता है तो उस पर्टिकुलर सेल का जो बेस स्टेशन है वो अपने एमएससी को बोलेगा कि भाई मेरे सेल में एक कॉल आ रहा है, मुझे उसको क्या करना है, चैनल प्रोवाइड करना है। तो अभी एमएससी उसको क्या करेगा, आगे का प्रोसेस करेगा। प्रीवियस वाले केस में क्या था, बेस स्टेशन खुद मालिक था, बेस स्टेशन को हमने परमानेंटली असाइन कर दिए थे, तो जिसको भी कॉल लगता था वो देते जा रहा था, ठीक है। अब डायनामिक वाले में ऐसा नहीं है, पर बेस स्टेशन के पास परमानेंट रेडियो फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगी। द एमएससी देन अलोकेट्स अ चैनल to the requested cell following an algorithm that tasks into an account the likelihood of future blocking within the cell, the frequency of the candidate channel, the reuse distance of the channel and the most and the cost function. अब MSC क्या करेगा, allocate करेगा चैनल, ठीक है। जो कॉल के लिए रिक्वेस्ट आई है वो एक अल्गोरिदम फॉलो करेगा, उसमें वो क्या क्या चेक करेगा कि भाई फ्यूचर में जो है वो उसका कॉल जो है वो ब्लॉक नहीं होना चाहिए वही सेल के अंदर, ठीक है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज ऑफ द कैंडिडेट चैनल, द रीयूज डिस्टेंस ऑफ द चैनल, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी एमएससी उस पर्टिकुलर यूजर को असाइन कर रहा है तो वही सेम फ्रीक्वेंसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे वापस से रीयूज भी हो रही है, तो दोनों के बीच में इंटरफेरेंस भी नहीं होना चाहिए। तो ये सब चीजों को एमएससी ध्यान में रखते हुए क्या करेगा, असाइन करेगा। Accordingly, the MSC only allocates a given frequency if the frequency is not presently in use in the cell or any other cell which falls within the minimum restricted distance of the frequency used to avoid co-channel interference. MSC सिर्फ वही frequency को उस रिक्वेस्ट के लिए असाइन करेगा जो अभी फिलहाल यूज नहीं हो रही है, इस्तेमाल में नहीं है। तो डायनामिक चैनल असाइनमेंट reduces the likelihood of blocking, यानी कॉल ब्लॉकिंग जो है उसकी प्रोबेबिलिटी को वो क्या करता है, कम कर देता है। मैथ में शायद आपने प्रोबेबिलिटी पढ़ी होगी या आगे डिग्री में पढ़ेंगे, तो ये प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन है जो टेलीकम्युनिकेशन में यूज होता है कि आपने कॉल की रिक्वेस्ट की तो आपको कॉल के लिए फ्रीक्वेंसी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मिलेगी तो उसकी कितनी प्रोबेबिलिटी है, नहीं मिलेगी तो उसका कितना प्रोबेबिलिटी है। सिमिलरली जो हम डेटा यूज करते हैं तो उसमें एक एक बिट की प्रोबेबिलिटी होती है कि 0 हमने ट्रांसमिट किया तो 0 रिसीव हुआ कि चेंज हो गया, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी का एप्लीकेशन है। तो ये कॉल ब्लॉकेज जो है वो प्रोबेबिलिटी से कैलकुलेट किया जाता है। तो डायनामिक चैनल असाइनमेंट का एडवांटेज क्या है कि कॉल ब्लॉकेज रिड्यूस कर देता है वो। सेकेंड, विच इंक्रीज द ट्रंकिंग कैपेसिटी ऑफ द सिस्टम, यानी आप कॉल लगाएंगे तो आपको कॉल कनेक्ट होगा ही, तो उसको ट्रंकिंग कैपेसिटी कहते हैं। एट ए टाइम सिस्टम जो है वो कितने कॉल को हैंडल कर रहा है उसको ट्रंकिंग कहते हैं। सिंस ऑल द अवेलेबल चैनल्स इन द मार्केट आर एक्सेसिबल टू ऑल द सेल्स, जितने भी पूरा फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम की जितने भी रेडियो चैनल्स है वो पूरे सेल के लिए ओपन है। कोई भी सेल उसमें से कोई भी फ्रीक्वेंसी लेकर उसको क्या कर सकता है,
इस्तेमाल कर सकता है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी इज रिक्वायर्स द एमएससी। सिर्फ इतना है कि एमएससी के ऊपर वर्कलोड जो है वो बढ़ जाएगा। फिक्स चैनल में क्या है, कॉल का पूरा जो प्रोसीजर है, चैनल असाइनमेंट का जो प्रोसीजर है वो कौन कर रहा है, बेस स्टेशन ही कर रहा है, क्योंकि उसके पास फ्रीक्वेंसी है। डायनामिक में बेस स्टेशन के पास फ्रीक्वेंसी की अथॉरिटी नहीं है। उसको जब भी कॉल आएगा बार बार एमएससी को बोलना पड़ेगा, एमएससी सब चीजों को देखेगा, एल्गोरिथम एग्जीक्यूट करेगा और चैनल असाइनमेंट करेगा। ठीक है, तो एमएससी के ऊपर ये एक एक्स्ट्रा काम बढ़ जाएगा। टू कलेक्ट द रियल टाइम डेटा ऑन चैनल ऑक्यूपेंसी, ट्रैफिक डिस्टर्बेंस एंड रेडियो सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर, इंडिकेटर या इंडिकेशन, ठीक है, RSSI दोनों लिख सकते हैं आप, इंडिकेटर या इंडिकेशन, ठीक है, ऑफ द चैनल्स ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस। ठीक है, जो चैनल आपने यूज की है उसके ऊपर कितना ट्रैफिक चैनल है, उसका सिग्नल स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो कंटिन्यूअसली मॉनिटर किया जाएगा। क्यों ये मॉनिटर किया जाएगा, क्योंकि अगर आपका RSSI जो है, रेडियो सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर जो है, उसका एवरेज पावर जो है वो डिक्रीज होते जा रहा है कंटिन्यूअसली, इसका मतलब है कि सेल यूजर जो है वो सेल के टावर से, बेस स्टेशन से दूर होते जा रहा है। ठीक है, सेल की बाउंड्री पे पहुंच रहा है, तो वो एक मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल तक उसको एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद उसको वो हैंड ऑफ की रिक्वेस्ट करके हैंड ऑफ करेगा। इसके लिए सेल का जो पर्टिकुलर रेडियो फ्रिक्वेंसी का जो पावर है वो मॉनिटर करना जरूरी है। दिस इंक्रीजेस द स्टोरेज एंड कंप्यूटेशनल लोड ऑन द सिस्टम। ठीक है, ये एमएससी के ऊपर एक लोड बढ़ेगा, क्योंकि उसको अल्गोरिदम एग्जीक्यूट करना है, फ्रीक्वेंसी असाइन भी करना है, उस पर्टिकुलर क्लस्टर के अंदर जितने भी सेल है सबको फ्रीक्वेंसी असाइन करना है, प्लस उनके पावर को मॉनिटर करना है, हैंड ऑफ हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो उन सबका डेटा स्टोर करना पड़ेगा मेन सिस्टम में, एमएससी में। ठीक है, तो स्टोरेज की ज्यादा जगह लगेगी, फिर कंप्यूटेशनल लोड यानी फंक्शनिंग जो है वो ज्यादा हो जाएगी, एग्जीक्यूशन का जो काम है वो बढ़ जाएगा, बट प्रोवाइड द एडवांटेज। मगर ये सब चीजें एक तरफ, सबसे मेन जो है कि चैनल यूटिलाइजेशन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और डिक्रीज द प्रोबेबिलिटी ऑफ द ब्लॉकेज ऑफ कॉल। ये सेलुलर सिस्टम के दोनों मेजर पैरामीटर है कि भाई जितना आप चैनल का यूटिलाइजेशन ज्यादा करेंगे उतना आप ज्यादा यूजर को सर्विस दे पाएंगे, उतना आपको प्रॉफिट भी जनरेट होगा और उतना सिस्टम की एफिशिएंसी जो है वो उतनी हाई रहेगी। सेकेंड, प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉकेज ऑफ कॉल, यानी जो पहले हो सकता था फिक्स चैनल असाइनमेंट में जो होता था कि भाई यूजर कॉल लगा रहा है, कॉल लगता ही नहीं था, तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत ही रिड्यूस हो जाएगी, जिससे क्या होगा, यूजर का सेटिस्फेक्शन बढ़ेगा कि नहीं, हाँ, जब भी फोन लगाओ लग जाता है। पहले पहले बहुत होता था, 2G 3G में बहुत होता था कि भाई कॉल लगा देते तो कॉल लगता ही नहीं था। ठीक है, तो ये इन शॉर्ट चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो दो टाइप की है, उसके दो टाइप है, फिक्स्ड और डायनामिक। ठीक है, फिक्स के अंदर बेस स्टेशन, हर इंडिविजुअल सेल के पास ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल जो है वो फिक्स परमानेंटली उसके पास ही रहेंगे। डायनामिक में क्या होगा, डायनामिक में बेस स्टेशन के पास परमानेंटली रेडियो फ्रीक्वेंसीज नहीं रहेंगे, जब भी कॉल लगेगा तो डायनामिक में क्या होगा, बेस स्टेशन जो है वो एमएससी को बताएगा, एमएससी एक एल्गोरिथम जो है उसमें कुछ पैरामीटर को वो चेक करेगा, फ्रीक्वेंसी, रीयूज, डिस्टेंस है, कॉस्ट है, और वो फ्रीक्वेंसी फ्री है कि नहीं, ये तीन मेजर पैरामीटर वो चेक करेगा और उसके बाद वो फ्रीक्वेंसी असाइन करेगा। प्लस उस कॉल के दरमियान उसका पावर लेवल जो है RSSI, वो भी वो एमएससी मॉनिटर करेगा कि उसको हैंड ऑफ की जरूरत पड़ती है कि नहीं पड़ती है। मगर इन सब को ध्यान में रखते हुए डायनामिक के जो सबसे मेन दो एडवांटेज है वो ये है कि भाई इंक्रीज चैनल यूटिलाइजेशन एंड उसने प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लॉक कॉल जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी जो है वो ज्यादा एडवांटेज वाली है एज कम्पेयर टू फिक्स के। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा है ये कि भाई चैनल प्लानिंग करके भी पूछता है। ठीक है, इसको क्या है, चैनल प्लानिंग भी कहते हैं। व्हाई द चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी इज इंपॉर्टेंट इन सेलुलर सिस्टम। ठीक है, जस्टिफाई करके आगे ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है, या आपको ऐसा भी पूछ सकता है। सेकेंड वैरायटी है क्वेश्चन में क्या आ सकती है कि भाई डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी, स्टेट द एडवांटेजेस ऑफ डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी ओवर फिक्स चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी। ठीक है, तो दो चीज को आपको जस्टिफाई करना है कि भाई कॉल की जो प्रोबेबिलिटी है वो किस तरीके से डिक्रीज हो रही है और चैनल की जो यूटिलाइजेशन है वो किस तरीके से इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ये बोरोविंग स्ट्रेटेजी तो जो थी उसी को फिर उन्होंने पूरे क्लस्टर के लिए डायनेमिक में कन्वर्ट कर दी। ठीक है, बोरोविंग स्ट्रेटेजी जो थी वो फिक्स चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी के अंदर क्या था, एक टेम्पररी सॉल्यूशन था, फिर उन्होंने बड़े लेवल पे प्रॉब्लम आने लगा तो फिर उन्होंने डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी लेकर आए और उसको फिर इम्प्लीमेंट किया। ठीक है,
इसके ये हमारा 2.1 वाला जो फ्रीक्वेंसी रियूज वाला टॉपिक जो था वो यहाँ पर खत्म हुआ, यानी सेकंड चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक जो है यहाँ पर हमारा खत्म हुआ। अभी सेकंड टॉपिक जो है सेकंड चैप्टर का वो है हैंड ऑफ। अभी हम इसको हैंड ऑफ को नहीं देखेंगे, हैंड ऑफ को हम लास्ट में देखेंगे, क्योंकि जो हमने फ्रीक्वेंसी रियूज और चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी वगैरह जो देखे, उसके रिलेटेड जो टॉपिक है इंटरफेरेंस का, वो पहले हम कवर करेंगे। ठीक है, इंटरफेरेंस का जो है उसको हम पहले कवर करेंगे, उसके बाद फिर हम लास्ट में हैंड ऑफ वाला जो टॉपिक है उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये इंटरफेरेंस एंड सिस्टम कैपेसिटी, ये ऊपर वाला टॉपिक सबको समझ में आया? उसमें किसी को कोई डाउट है तो अभी पूछ लो, फिर हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो स्टार्ट करें। ऊपर वाला जो है उसमें किसी को डाउट है? चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी, फिक्स और डायनामिक, ये जो मैंने बताया, इसमें किसी को कोई इश्यू है तो पूछ सकता है, अगर नहीं है तो फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा इंटरफेरेंस का जो है उसको स्टार्ट करें। सो रहे के सब लोग? है किसी को डाउट कि क्या? हाँ माइक सर, फर्स्ट थोड़ा रिपीट करके बताइए थोड़ा, ठीक है। और किसी को इसके अलावा? और शाहनवाज, सलमान, प्रशांत, नावेद, नंदिनी? यस सर, डाउट है कि नहीं है वो पूछ रहा हूँ। सेल को जो रेडियो फ्रीक्वेंसी असाइन करते हैं वो दो तरह की होती है, एक फिक्स और एक डायनामिक। फिक्स में क्या रहता है कि जो सेल को हमने जो फ्रीक्वेंसी दे दी वो परमानेंटली उसी के पास रहेगा। ठीक है, और डायनामिक में ऐसा नहीं रहता है। डायनामिक में पूरी फ्रीक्वेंसी जो है वो उस एरिया का जो एमएससी रहेगा उसके पास वो पूरी फ्रीक्वेंसीज रहेगी, सेल के पास नहीं रहेगी। तो फिक्स के अंदर क्या होगा, मान लो कैसा होता है कि कोई एरिया है जहां पर ट्रैफिक ज्यादा है, जहां ट्रैफिक ज्यादा है मतलब रोड वाली ट्रैफिक नहीं, लोग ज्यादा वहां पर, सेलुलर फोन ज्यादा यूज होता है, ज्यादा नंबर ऑफ सेलुलर फोन है, कॉल ज्यादा लगती है। ठीक है, तो उसको ट्रैफिक ज्यादा हम बोलेंगे। तो मान लो अगर कोई सेल ऐसा है जहां पर ज्यादा कॉल्स लगते हैं पूरे दिन भर में या दिन के कुछ हिस्से में, ठीक है, जैसा बिजनेस आवर्स रहता है उसमें, तो उस पर्टिकुलर टाइम में क्या होगा कि उस सेल को हमने जितनी फ्रीक्वेंसी असाइन की है वो कम पड़ जाती होगी। तो बाकी के जो दूसरे यूजर है जो फोन करना चाहते हैं उनको फिर फ्रीक्वेंसी खत्म हो गई सेल के पास, तो सेल क्या असाइन करेगा, कुछ है ही नहीं उसके पास असाइन करने के लिए, तो उन लोगों का कॉल जो है वो क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। तो ये है फिक्स चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी। डायनामिक के अंदर क्या होता है कि पूरी फ्रीक्वेंसी सबके पास किसके पास है, इंडिविजुअल सेल के बेस स्टेशन के पास नहीं, उस एरिया का जो एमएससी है, मोबाइल स्विचिंग सेंटर, उसके पास है। तो जब भी कोई भी सेल में से कोई यूजर फोन करना चाहेगा, कॉल करना चाहेगा, इनकमिंग या आउटगोइंग, तो उसकी रिक्वेस्ट जो है वो बेस स्टेशन के जरिए से कहां पर जाएगी, सबसे पहले एमएससी के पास जाएगी। एमएससी उसको चैनल असाइन करेगा उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए। चैनल असाइन करने से पहले एमएससी चेक करेगा कि जो फ्रीक्वेंसी असाइन कर रहा हूँ वो फ्री है कि नहीं। फिर उसके बाद उस वही सेम फ्रीक्वेंसी कोई दूसरी जगह पर यूज हो रही है तो उसका फ्रीक्वेंसी रीयूज डिस्टेंस कितना है, इंटरफेरेंस मिनिमम रहेगा कि नहीं रहेगा, उसका कॉस्ट कितना लगेगा, ऐसे तीन चार चीजें वो चेक करके वो एमएससी जो है वो फ्रीक्वेंसी क्या करेगा, असाइन करेगा। तो उससे क्या हो गया, एमएससी के ऊपर थोड़ा वर्किंग लोड बढ़ गया। उसके फिर थ्रू आउट द कॉल वो पूरा उसका पावर मेजर करते रहेगा आरएसएसआई इंडिकेटर के ऊपर, रिसीव्ड सिग्नल स्ट्रेंथ इंडिकेटर के ऊपर। ठीक है, तो मगर एडवांटेज क्या मिला हमको उसमें, एडवांटेज ये मिला कि भाई फ्रीक्वेंसी का यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ गया। जब हम फिक्स असाइन करते थे तो उसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा था, कोई सेल में फुल्ली यूटिलाइज हो रहा था, कोई सेल के अंदर हाफ यूटिलाइज हो रहा था, ऐसा सब चल रहा था। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने क्या किया, फिक्स वाला हटा के फिर डायनामिक वाला लेकर आए, तो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम का यूटिलाइजेशन जो है वो बढ़ गया। और जो कॉल ब्लॉकेज की प्रोबेबिलिटी थी, यानी फ्रीक्वेंसी जब खत्म हो जाती थी तो यूजर के पास कुछ फ्रीक्वेंसी देने के लिए रहता नहीं था, तो वो कॉल ब्लॉकेज जो होता था उसकी प्रोबेबिलिटी जो है वो क्या हो गई, मिनिमाइज हो गई। तो ये दो एडवांटेजेस उनको ज्यादा मेजर देखने मिले ये डायनामिक चैनल असाइनमेंट स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करने के बाद। ठीक है विघ्नेश? हाँ सर, ओके सर। अब ये है इंटरफेरेंस एंड सिस्टम कैपेसिटी।
ठीक है। सिस्टम कैपेसिटी का फॉर्मूला हमने ऊपर देखे, C इज इक्वल टू M इंटू के इंटू एन। ठीक है, ये सिस्टम कैपेसिटी का फॉर्मूला था, C इज इक्वल टू M इंटू के इंटू एन। M क्या था, क्लस्टर को हम कितनी बार रेप्लिका करते हैं। ठीक है, स्मॉल k क्या था, ग्रुप ऑफ रेडियो चैनल्स जो इंडिविजुअल सेल को असाइन करते हैं, और कैपिटल N क्या था, क्लस्टर साइज। तो M इंटू के इंटू एन का जो प्रोडक्ट है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द C। ठीक है, M बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, K बढ़ेगा तो C बढ़ेगा, N बढ़ेगा तो C बढ़ेगा। इन तीनों में से कोई एक भी पैरामीटर कम होगा तो C भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम कैपेसिटी जो है वो फॉर्मूले के हिसाब से ये तीन चीजों के ऊपर डिपेंड है। उसके साथ साथ सिस्टम कैपेसिटी जो है वो इंटरफेरेंस के ऊपर भी डिपेंड करती है। सिस्टम कैपेसिटी जो है वो इंटरफेरेंस के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो अगर सेल्यूलर सिस्टम में इंटरफेरेंस बढ़ेगा तो हमारी सिस्टम कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, जैसे क्लास के अंदर सब लोग एक साथ बोलते हैं तो सर को कुछ सुनाई देगा, नहीं सुनाई देगा, तो सर क्या बोलता है, साइलेंस, चुप हो जाओ, आहिस्ता एक एक लोग बोलो, है कि नहीं। तो सब लोग एक साथ बोल रहे थे तो क्या था, इंटरफेरेंस था, तो उसका आउटकम क्या है कि सर को कुछ समझ में ही नहीं आया, तो उसका आउटकम 0 था, है ना। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, साइलेंस, सबको चुप कराना पड़ेगा, मतलब इंटरफेरेंस को कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो इंटरफेरेंस से किस तरीके से सिस्टम की कैपेसिटी अफेक्टेड होती है और उस इंटरफेरेंस को मिनिमाइज करने के लिए क्या स्टेप लिया जाता है, क्या सॉल्यूशन लिया जाता है। तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। यहाँ पर थोड़ा उसका इंट्रोडक्शन टाइप दिया हुआ है, वो हम देखते हैं। दो टाइप के इंटरफेरेंस होते हैं, को चैनल इंटरफेरेंस एंड एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, वो अगर आगे देखेंगे, पहले हम इसका थोड़ा बैकग्राउंड यहाँ पर समझ लेते हैं। इंटरफेरेंस इज द मेजर लिमिटिंग फैक्टर इन द परफॉर्मेंस ऑफ सेल्युलर रेडियो सिस्टम। सोर्सेस ऑफ इंटरफेरेंस इंक्लूड अनदर मोबाइल इन द सेम सेल। ठीक है, सोर्सेस ऑफ इंटरफेरेंस इंक्लूड अनदर मोबाइल इन द same cell, a call in progress in the neighboring cell, other base station operating in the same frequency band, or any or non-cellular system which indifferently leaks the energy into the cells in the cellular frequency band। ठीक है, इंटरफेरेंस का जो सोर्स है वो क्या होता है कि सेम सेल के अंदर नेबरिंग सेल का यूजर आ जाता है, और नेबरिंग सेल का जो यूजर है वो स्टिल नेबरिंग सेल के बेस स्टेशन के साथ कनेक्टेड है। तो उसकी वजह से वहां से नेबरिंग सेल की एनर्जी जो है वो अपने सेल में आ जाती है। तो उसकी वो एनर्जी की वजह से क्या होता है, लीकेज ऑफ, उसको लीक ऑफ एनर्जी कहते हैं, फ्रीक्वेंसी बैंड में उसको लीक ऑफ एनर्जी कहते हैं। तो लीक ऑफ एनर्जी की वजह से क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। इंटरफेरेंस ऑन वॉइस चैनल कॉजेज क्रॉस टॉक। वॉइस चैनल जो है उसमें अगर इंटरफेरेंस हो गया तो क्रॉस टॉक आएगा, यानी हम डबल डबल आवाज आएगी, कि हमारी आवाज हमको आएगी, या दो लोग बात कर रहे तो कोई तीसरे की भी आवाज आएगी। where the subscriber hears interference in the background due to the undesirable transmission. On control channel, interference leads to missed or blocked call due to error in the digital signaling. Control channel में अगर interference आ गया तो वो क्या लीड करेगा, रॉन्ग नंबर, जिसको हम कहते हैं ना, कॉल हमारा मिस्ड जाएगा, लगेगा नहीं, या तो दूसरे को लग जाएगा, रॉन्ग नंबर जाएगा, या तो ब्लॉक हो जाएगा, लगेगा ही नहीं। ठीक है, ये क्यों होता है, क्योंकि हमारा कंट्रोल चैनल के अंदर इंटरफेरेंस आ गया, तो हमारा डिजिटल सिग्नलिंग जो है वो 0 का 1 चेंज हो जाएगा। इंटरफेरेंस इज मोर सीवियर इन अर्बन एरियाज ड्यू टू द ग्रेटर RF नॉइज फ्लोर एंड द लार्ज नंबर ऑफ बेस स्टेशन एंड मोबाइल। अर्बन एरियाज यानी जो सिटी वाला जो एरिया है वहां पर इंटरफेरेंस जो है वो ज्यादा रहता है, क्योंकि वहां पर ज्यादा पब्लिक रहती है, ज्यादा सेल टावर रहते हैं, ज्यादा कॉल चलते हैं, ज्यादा रेडियो फ्रीक्वेंसी नॉइज वहां पर रहता है, इसकी वजह से। So interference has been recognized as the major bottleneck in increasing capacity and is often responsible for drop calls। यानी कॉल ड्रॉपेज के जो रीजन है उसमें वन ऑफ द रीजन जो है वो इंटरफेरेंस है, और सेलुलर सिस्टम की सिस्टम कैपेसिटी को एनहांस करने के लिए जो रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट जो है, बॉटलनेक जो है, वो क्या है, इंटरफेरेंस है। तो द टू, बहुत सारे टाइप, 4 टाइप से या 4-5 टाइप के इंटरफेरेंस है, मगर जो मेजर 2 टाइप के जो इंटरफेरेंस है, द 2 मेजर टाइप्स ऑफ सिस्टम जनरेटेड एक्सटर्नल नहीं है। ठीक है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस नहीं है, एक्सटर्नल इंटरफेरेंस तो रहता ही है, जैसे एनवायरमेंटल कंडीशन है या और कोई सिस्टम का जो सिग्नल है वो हमारे सेलुलर सिग्नल को डिस्टर्ब कर रहा है। ठीक है, ये तो एक्सटर्नल हो गई, ये क्या है, सिस्टम जनरेटेड ही है। The two, उसमें भी ये जो 2 मेजर है, the 2 major types of system generated cellular interference are
co-channel interference and adjacent channel interference. Two major types of system generated cellular interference are co-channel interference and adjacent channel interference. Adjacent यानी बाजू वाला सेल, ठीक है, बाजू वाले सेल की जो चैनल की जो फ्रीक्वेंसी है उसकी वजह से जो इंटरफेरेंस होगा उसको क्या बोलेंगे, एडजेसेंट चैनल इंटरफेरेंस बोलेंगे। और को चैनल सेल के बीच में जो इंटरफेरेंस होगा उसको हम क्या बोलेंगे, को चैनल इंटरफेरेंस बोलेंगे। को चैनल सेल मतलब जैसे एक क्लस्टर के अंदर 1 है और दूसरे क्लस्टर के अंदर भी 1 है, तो दोनों 1 के पास क्या है, सेम रेडियो फ्रीक्वेंसी है, दोनों सेल क्या है, फिजिकली अलग अलग है, जियोग्राफिकली अलग अलग है, दूर दूर है उन लोग, मगर सेम सेट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी दोनों जगह पर है। तो उन दोनों के पास सेम सेट ऑफ रेडियो फ्रीक्वेंसी होने की वजह से ये सेल का सिग्नल यहाँ पर कैच हो रहा है और ये सेल का सिग्नल वहां पर कैच हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, को चैनल इंटरफेरेंस बोलेंगे। द इंटरफेरेंस अकर बिटवीन को चैनल सेल इज कॉल्ड एज को चैनल इंटरफेरेंस। ठीक है, आगे इसको हम देखेंगे, यहाँ से वो स्टार्ट होगा। इवन दो द इंटरफेरिंग सिग्नल्स आर ऑफन जनरेटेड विद इन द सेलुलर सिस्टम, दे आर डिफिकल्ट टू कंट्रोल इन प्रैक्टिस। सेलुलर सिस्टम के अंदर से ये जनरेट होते हैं, फिर भी उनको कंट्रोल करना जो है वो क्या है, डिफिकल्ट है। इवन मोर डिफिकल्ट टू कंट्रोल इज इंटरफेरेंस ड्यू टू द आउट ऑफ बैंड यूजर विच arises without warning due to front end overload of subscriber equipment and intermittent intermodulation product। ठीक है, इवन मोर डिफिकल्ट टू, ठीक है, वही ऊपर जो लिखा है वही बोल रहा है कि भाई आउट ऑफ बैंड यूजर के वजह से जो इंटरफेरेंस आता है उसके कई ज्यादा डिफिकल्ट है कि भाई कि सिस्टम जनरेटेड इंटरफेरेंस को ओवरकम करना। इन प्रैक्टिस द ट्रांसमिटर्स फ्रॉम competing cellular carriers are often in a significant source of out of band interference since the competitors often lower। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ तक सफिशिएंट है, उसका बैकग्राउंड समझ लेंगे, यहाँ तक का ठीक है, ये दोनों पॉइंट नहीं भी आप ध्यान दे तो भी चलेगा। ठीक है, को चैनल इंटरफेरेंस इन सिस्टम कैपेसिटी, तो पहला जो इंटरफेरेंस है, पहला टाइप को चैनल इंटरफेरेंस, तो उसको हम देख रहे हैं, को चैनल इंटरफेरेंस इन सिस्टम कैपेसिटी। तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको कैसा पूछेगा कि भाई डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ को चैनल इंटरफेरेंस इन मोबाइल कम्युनिकेशन, दिख रहा है ना, डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ को चैनल इंटरफेरेंस इन मोबाइल कम्युनिकेशन, हाउ इट अफेक्ट्स द सिस्टम कैपेसिटी, सिस्टम कैपेसिटी को वो किस तरीके से इफेक्ट करता है। यहाँ पे भी पूछा देखो, हाउ इट अफेक्ट द सिस्टम कैपेसिटी, स्टेट द कॉजेज एंड इफेक्ट ऑफ को चैनल। ठीक है, और उसका सॉल्यूशन पूछेगा, उसका क्या पूछेगा, सॉल्यूशन। देखो क्लस्टर के साथ भी क्या है, डिस्क्राइब द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लस्टर, एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ क्लस्टर साइज ऑन सिस्टम कैपेसिटी ऑन को चैनल इंटरफेरेंस। कि क्लस्टर की साइज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, कम करेंगे तो क्या होगा, और उसका को चैनल इंटरफेरेंस का सिस्टम की कैपेसिटी के ऊपर किस तरीके से इफेक्ट होता है। तो क्लस्टर का इफेक्ट सिस्टम कैपेसिटी के ऊपर, को चैनल का इफेक्ट सिस्टम कैपेसिटी के ऊपर, ऐसा। और उसको मिनिमाइज किस तरीके से करते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये इंटरफेरेंस जो है वो मिनिमाइज किस तरीके से होता है, इसको ओवरकम किस तरीके से करते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम देखेंगे कि भाई ये को चैनल इंटरफेरेंस जो है वो क्या होता है और उसको हम किस तरीके से मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, अभी आप लीव हो सकते हैं, दूसरा लेक्चर है सेकेंड ईयर में। अस्सलाम वालेकुम सर।